शुरू करते हैं इस मैच का विश्लेषण। ये इंग्लैंड के न्यूजीलैंड दौरे का पहला T20 मुकाबला था क्राइस्टचर्च में। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और जैसा अक्सर इन परिस्थितियों में होता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता मिला। हाँ, और ये फैसला काफी हद तक पिच को ध्यान में रखकर लिया गया होगा। जाहिर है, लेख में इस बात का जिक्र है कि ये सीजन की शुरुआती पिच थी। इसका मतलब है कि इस पर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया था पहले। मैदान कर्मी से तैयार ही कर रहे थे एक तरह से। और ऐसी पिचें अक्सर थोड़ी अप्रत्याशित होती हैं। अप्रत्याशित किस लिहाज से? लेख में धीमी गति और लैटरल मूवमेंट का जिक्र है। बल्लेबाजों के लिए इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब पिच ताज़ा होती है ना, तो उसमें थोड़ी नमी हो सकती है या शायद घास थोड़ी ज़्यादा हो। इससे गेंदबाजों को मदद मिलती है। लैटरल मूवमेंट यानी गेंद टपा खाने के बाद या हवा में ही थोड़ी दाएं बाएं हिल रही थी, और पिच धीमी होने का मतलब है कि गेंद बल्ले पर उतनी तेजी से नहीं आ रही थी जितनी बल्लेबाज उम्मीद कर रहे थे। अच्छा। तो इन दोनों चीज़ों का मिश्रण, गेंद का हिलना और धीमी गति से आना, बल्लेबाजों के लिए टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन को बहुत मुश्किल बना देता है। उन्हें गेंद को बहुत देर तक देखना पड़ता है और अपने स्वाभाविक स्ट्रोक खेलने में थोड़ी हिचक होती है। और इसका असर हमें इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में साफ दिखा। एकदम स्पष्ट रूप से। इंग्लैंड ने अपने आक्रामक सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट का विकेट बहुत जल्दी खो दिया। उनके जोड़ीदार युवा जेकब बेथेल, जिन्हें शायद खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका मिला था, उनको तो खाता खोलने में ही 6 गेंदें लग गईं। 6 गेंदें। हाँ, ये दिखाता है कि रन बनाना कितना मुश्किल हो रहा था शुरू में। हालांकि उन्होंने बाद में 2 बाउंड्री जरूर लगाई, पर वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। तो शुरुआती पावर प्ले में इंग्लैंड वो तेज शुरुआत हासिल नहीं कर पाया जिसकी T20 में उम्मीद की जाती है। दबाव शुरू से ही बन गया था। लेकिन फिर क्रीज पर आए कप्तान हैरी ब्रुक। हाल के दिनों में उनकी बल्लेबाजी की काफी चर्चा रही है, खासकर उनकी वो आक्रामक शैली की। क्या उन्होंने आते ही रन गति बढ़ाने की कोशिश की थी? उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही शुरुआत की। बिल्कुल। आते ही 2 छक्के और 1 चौका लगाया। ऐसा लगा मानो वो पिच की धीमी गति को नकारना चाहते हों, गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हों। सिर्फ 14 गेंदों में 20 रन बना भी लिए थे। लग रहा था कि शायद यहां से इंग्लैंड की पारी पटरी पर लौटेगी। लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। लेख में उनके आउट होने का तरीका का जिक्र है, जेम्स नीशम की कटर गेंद पर। ये कटर क्या होती है और कैसे इसने ब्रुक को चकमा दे दिया? कटर एक तरह की धीमी गेंद होती है जिसे तेज गेंदबाज अपनी उंगलियों को गेंद पर फिराकर डालते हैं। इससे गेंद की गति कम हो जाती है और टप्पा खाने के बाद वो थोड़ी कट भी सकती है, मतलब दिशा बदल सकती है। नीशम ने यही किया। ब्रुक शायद तेज गेंद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गेंद धीमी आई। वो शॉट खेलने से चूके, गेंद उनके पैड से लगी और फिर लुढ़कर स्टंप्स से जा टकराई। अजीब सा डिसमिसल था। ये दिखाता है कि उस पिच पर गति में मिश्रण कितना प्रभावी था। ब्रुक का विकेट इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वो लय बदलने की क्षमता रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और टीम के सबसे अनुभवी और शायद सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर, उनसे तो हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं। उनका प्रदर्शन कैसा रहा? ये शायद उस दिन की कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। बटलर, जो अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उस दिन बिल्कुल बंधे हुए नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक वो 10 ओवर से ज्यादा क्रीज पर रहे, लेकिन अपनी लय कभी हासिल ही नहीं कर पाई। 10 ओवर से ज्यादा T20 में ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, बहुत लंबा। किसी बल्लेबाज का इतने ओवर खेलकर भी खुलकर ना खेल पाना ये असामान्य है, खासकर बटलर जैसे कैलिबर के बल्लेबाज के लिए। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने रन बनाए उन्होंने? उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 29 रन बना सके। उनका स्ट्राइक रेट 116 का रहा, जो उनके मानकों से काफी कम है। आमतौर पर वो इससे कहीं ज्यादा तेजी से रन बनाते हैं। उनका संघर्ष साफ दिख रहा था। वो गेंद को टाइम नहीं कर पा रहे थे जैसा वो चाहते हैं। और उनका विकेट कैसे गिरा? क्या वो भी किसी धीमी गेंद का शिकार हुए? उन्हें 11वें ओवर में स्पिनर माइकल ब्रिस्वेल ने आउट किया। ये भी दिखाता है कि स्पिनर्स को उस पिच पर मदद मिल रही थी। बटलर के आउट होने पर इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर सिर्फ 81 रन था। सिर्फ 81 पर 5? हाँ, आधी से ज्यादा पारी खत्म हो चुकी थी, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्कोरबोर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया था। ऐसी स्थिति से T20 मैच में वापसी करना तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लैंड 120 या 130 के स्कोर तक भी पहुंच जाए तो गनीमत होगी। बिल्कुल यही लग रहा था, एकदम। और यहीं पर सैम करन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, एक ऐसी स्थिति में जब टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी। उनसे उम्मीद थी कि वो न सिर्फ विकेट गिरने का सिलसिला रोकें, बल्कि कुछ रन भी जोड़ें। और उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया, जैसा कि रिपोर्ट बताती है। उनकी पारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सैम करन ने वाकई एक असाधारण पारी खेली, बहुत ही समझदारी से। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। शुरुआत में थोड़ा समय लिया, विकेट पर टिके रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नजरें जमी, उन्होंने अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ बड़े हिट पर निर्भर नहीं रहीं, बल्कि 1-2 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करती रहीं और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भी भेजा। उन्होंने कुल कितने रन बनाए और कितनी गेंदों का सामना किया? करन अंत तक नाबाद रहे।
उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों पर 99 रन बनाए, यानी लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से। ओह, बस एक रन से अर्धशतक चूक गए। हाँ, बस एक रन से। लेकिन उनकी ये पारी किसी अर्धशतक से कम नहीं थी उस सिचुएशन में। इसमें चौके और छक्के दोनों शामिल थे। हाँ, उनकी इस पारी ने न सिर्फ इंग्लैंड को शर्मनाक स्कोर पर सिमटने से बचाया, बल्कि एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। तो उनकी इस पारी की बदौलत इंग्लैंड का अंतिम स्कोर क्या रहा? करण की शानदार 49 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 153 रन बनाए। अब इस स्कोर को पिच के संदर्भ में देखना होगा। जैसा हमने पहले चर्चा की, पिच 2 गति वाली थी, मतलब 2 पेस थी। हाँ, यानी जहां कुछ गेंदें बल्ले पर तेजी से आ रही थी, वहीं कुछ गेंदें रुक कर आ रही थी। इससे बल्लेबाजों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था। ऐसी मुश्किल पिच पर 153 का स्कोर निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धी टोटल माना जा रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाजों को अब डिफेंड करने के लिए कुछ रन मिल गए थे। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो लेख में 2 स्पिनर्स का खास तौर पर जिक्र है। उनका प्रदर्शन कैसा रहा? हाँ, न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में इंग्लैंड पर काफी दबाव बनाया था। कप्तान मिचेल सैंटनर ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। उनकी इकोनॉमी रेट सिर्फ 5 का रहा, जो T20 में बेहतरीन माना जाता है। बहुत बढ़िया। और दूसरे स्पिनर माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने बटलर का अहम विकेट लिया था, वो और भी ज्यादा किफायती रहे। उन्होंने अपने कोटे में सिर्फ 10 रन देकर 1 विकेट लिया। इन दोनों ने मिलकर बीच के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाए रखा और इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तो इंग्लैंड ने जैसे तैसे 15.5-16 का स्कोर खड़ा किया। न्यूजीलैंड के सामने 154 रनों का लक्ष्य। पिच थोड़ी मुश्किल जरूर थी, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं। एक रोमांचक रन चेस की उम्मीद बन रही थी, लेकिन खेल में यहीं एक बड़ा मोड़ आ गया। बिल्कुल, कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही इंग्लैंड की पारी खत्म हुई और मैदान को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई। और रिपोर्ट के अनुसार ये कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी नहीं थी, बल्कि तेज बारिश थी जिसने खेल को रोक दिया। T20 में अक्सर बारिश के बाद ओवरकम करके मैच कराने की कोशिश होती है। क्या यहाँ भी ऐसा प्रयास किया गया? हाँ, प्रयास तो जरूर हुए होंगे। लेख में जिक्र है कि स्थानीय समयानुसार रात 9:18 पर खेल को दोबारा शुरू करने का एक संभावित समय तय किया गया था। जाहिर है इसमें ओवरों में कटौती की जाती, लेकिन समस्या ये थी कि बारिश रुकी ही नहीं। अच्छा, तो बारिश लगातार जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश रात 10:10 तक होती रही। इसका मतलब है कि काफी ज्यादा समय बर्बाद हो गया। क्रिकेट में खासकर सीमित ओवरों के मैच में एक कट ऑफ टाइम होता है, जिसके बाद मैच शुरू नहीं किया जा सकता, या कम से कम ओवरों का मैच भी संभव नहीं होता। कम से कम ओवर मतलब क्या 5 ओवर का मैच भी नहीं हो सकता था? नहीं, T20 मैच का नतीजा निकलने के लिए दूसरी पारी में कम से कम 5 ओवर का खेल होना जरूरी होता है। लेकिन रात 10:10 तक बारिश जारी रहने का मतलब था कि इतना समय भी नहीं बचा था कि 5 ओवर का खेल कराया जा सके और मैच को उसके निर्धारित समय सीमा के अंदर खत्म किया जा सके। इसलिए अंततः मैच रेफरी और अंपायरों को मैच रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। यानी इतनी मेहनत, इंग्लैंड का वो संघर्ष, सैम करन की वो बेहतरीन पारी, सब पर पानी फिर गया। कोई नतीजा ही नहीं निकला। ये तो खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए बहुत निराशाजनक रहा होगा। बेहद निराशाजनक। क्रिकेट की यही अनिश्चितता है ना? लेकिन नतीजा न निकलने के बावजूद इस अधूरे मैच से कुछ अहम बातें निकल कर आती हैं। पहली, इंग्लैंड ने मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं मानी। 81 रन पर 5 विकेट खोने के बाद 150 के पार पहुंचना ये उनके जुझारूपन को दिखाता है, जिसका श्रेय काफी हद तक सैम करन को जाता है। और पिच की भूमिका पर क्या कहेंगे? क्या ये मैच आधुनिक T20 बल्लेबाजी के लिए एक सबक है? निश्चित तौर पर ये मैच याद दिलाता है कि T20 सिर्फ पावर हिटिंग का खेल नहीं है। पिच का व्यवहार, गेंदबाजी में विविधता और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि कैसे एक धीमी मूवमेंट वाली पिच ने दुनिया के कुछ बेहतरीन T20 बल्लेबाजों को भी परेशान कर दिया। और स्पिनर्स सैंटनर और ब्रेसवेल ने दिखाया कि चतुराई भरी गेंदबाजी से रन गति पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। और शायद सबसे बड़ा सबक मौसम का ही है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खेल में बाहरी कारक कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। टीमें कितनी भी रणनीति बना लें, खिलाड़ी कितनी भी तैयारी कर लें, मौसम कभी भी खेल का रुख बदल सकता है। ये खेल की खूबसूरती भी है और कभी-कभी उसकी कड़वी सच्चाई भी। हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि न्यूजीलैंड उस लक्ष्य का पीछा कैसे करता। क्या उनके बल्लेबाज उस मुश्किल पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर पाते? क्या डेवॉन कॉनवे या फिन एलन वैसी शुरुआत दे पाते, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज 153 को डिफेंड कर ले जाते? ये सारे सवाल अब सिर्फ कल्पनाओं में ही रह गए हैं। क्या कर सकते हैं? इंग्लैंड ने निश्चित रूप से एक ऐसा स्कोर बनाया था जिसे चुनौती दी जा सकती थी और जिसके बचाव में उनके गेंदबाज लड़ सकते थे। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में भी गहराई है। मुकाबला कांटे का हो सकता था, पर हो न सका। तो क्राइस्टचर्च में पहला T20 आए बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। इंग्लैंड की पारी में सैम करन की 35 गेंदों पर नाबाद 49 रन की पारी निश्चित रूप से यादगार रही, जिसने टीम को मुश्किल से उबारा था। पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर ही नहीं मिला।
हाँ, एक अधूरापन सा रह गया, जैसे कोई दिलचस्प कहानी अपने क्लाइमैक्स से पहले ही खत्म हो गई हो। यहाँ श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। फर्ज कीजिए बारिश थोड़ी देर से शुरू होती और खेल इतना छोटा हो जाता कि न्यूजीलैंड को सिर्फ 5 ओवर खेलने को मिलते। अच्छा, 5 ओवर का चेज। हाँ, तब डकवर्थ लुईस टर्न नियम, जो बारिश से प्रभावित मैचों में लक्ष्य को समायोजित करता है, के तहत न्यूजीलैंड को क्या लक्ष्य मिलता? शायद 5 ओवर में 45-55 रन के आसपास। उस स्थिति में उस विस्फोटक रन चेज में न्यूजीलैंड का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा अहम होता? क्या वो फिन एलन होते अपनी पावर हिटिंग से, या ग्लेन फिलिप्स अपनी मैच फिनिशिंग क्षमता से, या कोई और? क्या लगता है? वाकई दिलचस्प सवाल है। 5 ओवर के चेज में तो रणनीति बिल्कुल अलग होती है। हर गेंद कीमती होती है। इस पर विचार करना मजेदार होगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।